नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि में कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स काफी इंपॉर्टेंट जो आपका सब्जेक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, उसका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुका हूं। आज का हमारा चैप्टर है प्रतिफल के नियम, लॉज ऑफ रिटर्न्स। इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मार्शल क्या कहते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि उत्पादन में जहाँ प्रकृति का प्रभाव अधिक होता है वहाँ प्रतिफल ह्रासमान लागू होता है। जैसा कि कृषि, यहाँ पर प्रकृति का प्रभाव अधिक है तो यहाँ पर प्रतिफल ह्रासमान नियम लागू होता है, और जहाँ मनुष्य का प्रभाव अधिक होता है वहाँ पर प्रतिफल वृद्धि नियम लागू होता है। ये परिचय, इसको आप पढ़ेंगे। चलिए पहले नियम की अपने हम बात करते हैं। पहला नियम है प्रतिफल या उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा को स्थिर रखकर अन्य उपादान या उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में घटते हुए अनुपात में वृद्धि होती है, तो अर्थशास्त्र में इस प्रवृत्ति को प्रतिफल ह्रास नियम कहते हैं या घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। इस नियम को लागत वृद्धि नियम यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब कुल उत्पादन में वृद्धि घटती हुई दर से होती है तो जो आपका सीमांत उत्पादन है, जिसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन, वो घटता है, तो प्रति इकाई औसत लागत तथा सीमांत लागत बढ़ती है। देखिए नियम क्या कहता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर यह है कि जो प्रतिफल ह्रास नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, ये कहता है कि जैसे आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे। ठीक है, जैसे आप उत्पादन बढ़ाना है तो जैसे उत्पादन के पे उपादान है, जैसे श्रम और पूंजी ही मान लीजिए, तो श्रम और पूंजी में आप यानी उसकी इकाइयों में वृद्धि करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो उत्पादन मिल रहा है वो घटती हुई दर से मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने श्रम और पूंजी की दो इकाइयों में दो इकाइयां बढ़ा दी, लेकिन जो आपको उत्पादन मिलेगा वो उससे कम मिलेगा। ठीक है, यानी एक इकाई का ही मिलेगा। तो इसी नियम को आप बोल सकते हैं प्रतिफल ह्रास नियम। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसका मेनली मतलब ये है कि आप जितना लगा रहे हैं एफर्ट्स, उतना आपको उत्पादन नहीं मिल रहा है, घटती हुई दर से मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर परिभाषाएं देखिए, मार्शल क्या कहते हैं कि यदि कृषि कला में सुधार न हो तो भूमि पर खेती करने के लिए लगाई गई श्रम और पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उपज में समानता अनुपात में कम वृद्धि होती है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या बोलते हैं इसके बारे में, तो उनके अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम जैसे कि इसे प्रतिपादित किया जाता है, यहाँ यह बताता है कि उत्पादन के लिए किसी एक साधन की मात्रा में क्रमानुसार वृद्धि करने से एक सीमा पात कुल उपज में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। क्या घटती हुई दर से, घटती हुई दर से वृद्धि होती है, आपको ध्यान में रखना है, उसी को बोलते हैं। सिल्वरमैन कहते हैं कि एक निश्चित बिंदु के पश्चात उत्पादन में लगे हुए श्रम व पूंजी की मात्रा में वृद्धि करने पर उत्पादन के अनुपात में कम वृद्धि होती है। मेनली मतलब यही है कि आप श्रम और पूंजी में जैसे वृद्धि किए कि हमको ज्यादा उत्पादन मिले, लेकिन आपको जो उत्पादन घटती हुई दर से मिला, उसी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजें हैं वो आप लिखे देख सकते हैं। मार्शल, जॉन रॉबिन्सन और सिल्वरमैन क्या कहते हैं वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए उदाहरण यहाँ पर कैसे दिया गया है, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम इस नियम को एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए एक किसान है, कोई भी किसान है, उसके पास 20 हेक्टेयर खेत है मान लीजिए, और भूमि पर लगाई जाने वाली श्रम और पूंजी की प्रत्येक इकाई का मूल्य 200 रुपये है। आपको ये ध्यान में रखना कि कोई भी किसान है, उसके पास 20 हेक्टेयर का खेत है, और जो वो श्रम और पूंजी की इकाई है, उस एक इकाई का जो मूल्य है वो 200 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा इस टेबल के जरिए। यहाँ पर देखिए, ये है आपकी श्रम तथा पूंजी की इकाइयां, ये आपका लागत है रुपए में, ये कुल उत्पादन क्विंटल में है, और सीमांत उत्पादन क्विंटल में है। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर वो एक इकाई लगाता है श्रम और पूंजी की, तो उसकी लागत मैंने आपको बताया ही, एक इकाई की लागत है 200 रुपये। ठीक है, और उत्पादन आपको कितना मिला, 80 कुंटल। ठीक है, और जबकि उसकी लागत कितना थी, 200 रुपये की, और सीमांत उत्पादन आपको कितना मिला, तो वही 80 क्विंटल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 200 रुपये का उसने इकाई लगाया, उसका उत्पादन मिला 80 कुंटल। तो क्या आप समझ रहे हैं, इसका मतलब उसको घटते हुए दर से यानी उसको फायदा मिला। ठीक है, उसका नुकसान हुआ। वहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जब दूसरी इकाई लगाते हैं श्रम और पूंजी की, तो यहाँ पर लागत 400 रुपये हो जाती है। ठीक है, और 150 रुपये, यहाँ पर 150 कुंटल जो है उत्पादन मिलता है। सीमांत उत्पादन आपका 150 में से 80 घटाएंगे तो 70 कुंटल मिलता है।
और तीसरी इकाई लगा रहे हैं तो 600 रुपए की है और 205 कुंटल का उत्पादन मिल रहा है और सीमांत उत्पादन आपका 55 कुंटल का मिल रहा है। देख रहे हैं कैसे घटते जा रहे हैं। और चौथी इकाई लगाएंगे 800 रुपए की होगी लागत, तो यहाँ पर उत्पादन जो है वो 240 कुंटल और सीमांत आपका 35 कुंटल मिल रहा है। ठीक है, पांचवी इकाई लगा रहे हैं तो 1000 देखिए यहाँ पर हो गई लागत और जो उत्पादन है देखिए कितना कम मिला, 250 कुंटल और 250 में 240 घटा देंगे 10 कुंटल यहाँ पर जो है सीमांत उत्पादन मिला। तो ये टेबल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इस आंकड़े में देख लीजिए दिखा हुआ है। उच्च तालिका में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि जैसे जैसे श्रम और पूंजी की इकाइयों में वृद्धि की गई है वैसे वैसे सीमांत उत्पादन घटता चला गया। श्रम और पूंजी की पहली इकाई लगाने पर सीमांत उत्पादन 80 कुंटल प्राप्त हुआ, हमने आपको बताया ही। अब दूसरी इकाई लगाए तो वो 70 कुंटल में आ गया, घट गया 10 कुंटल। तीसरी इकाई लगाए और चौथी इकाई लगाए तो क्रमशः 55 और 35 कुंटल घट आ गया। ठीक है, सीमांत उत्पादन में होने वाली इस प्रवृत्ति को रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर एक रेखा चित्र दिया गया है, इसको आप समझ सकते हैं। ये देखिए इस रेखा चित्र में ये देखिए श्रम और पूंजी की इकाइयां हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये सीमांत उत्पादन है जो क्रमशः यहाँ पर 10 20 30 40 50 ऐसे दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका कर्व है ये देखिए 80 कुंटल यहाँ पर देख सकते हैं। 80 पहली इकाई लगाए 80 कुंटल हुआ, ये देखिए। ठीक है, दूसरी इकाई आप लगा रहे हैं तो 70 कुंटल पर आ रहा है। तीसरी इकाई लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपका 60 रह जा रहा है। इस प्रकार से देखिए प्रतिफल ह्रासमान नियम ये नीचे की ओर आ रहा है, इसी को कहते हैं। रेखा चित्र में देखिए अ व ब अक्ष पर श्रम तथा पूंजी की इकाइयां तथा अ तथा स अक्ष पर सीमांत उत्पादन को दिखाया गया, इसको आप समझ सकते हैं। असेम्पशन ऑफ लॉ यानी नियम की क्या मान्यताएं हैं वो देखिए। पहला क्या है, उत्पादन तकनीक में सुधार नहीं। ठीक है, ये आप कंप्लीट पढ़ लेंगे। इसका मतलब आप पढ़ सकते हैं सामान्य सत्य, एक उत्पादन का स्थिर तथा अन्य उपादानों का परिवर्तनशील होना, इकाइयों की समरूपता, उपादानों का सर्वोत्तम संयोग, अल्पकाल। ठीक है, अब इसके लागू होने के कारण देखिए तो पहला है उपादानों के अनुकूलतम संयोग का भंग होना। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ये कंप्लीट आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हेडलाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसी से आप समझ सकते हैं। हेडलाइन समझ जाएंगे तो अपने मन से वो लिख लेंगे। उत्पादन के उपादान एक दूसरे के अपूर्ण स्थानापन्न है। ठीक है, अब इसको अब देखिए, इस नियम का पहला है कृषि में मेनली कृषि में लागू होता है। देखिए जब भूमि की स्थिर मात्रा के साथ श्रम तथा पूंजी की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो सीमांत उत्पादन घटता है। दूसरा है खनिज उद्योग, तीसरा है मछली पकड़ना, चौथा है आपका उद्योग धंधे, पांचवा है इमारतों का निर्माण, छठा है मिट्टी के बर्तन बनाना। इस प्रकार से आप देखेंगे। अब प्रतिफल ह्रासमान नियम प्रायः कृषि पर ही क्यों लागू होता है, तो ये पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का प्रभाव ज्यादा है। यहाँ पर देखिए यह नियम जितनी जल्दी कृषि पर लागू होता है उतनी जल्दी अन्य उद्योगों में लागू नहीं हो पाता। इसके क्या कारण है, पहला है प्राकृतिक कारण। ठीक है, दूसरा है आपका भूमि की उर्वरता में तीव्रता से कमी, तीसरा है श्रम विभाजन के कम अवसर, चौथा है आपका मशीनों का कम प्रयोग, पांचवा है पशु पक्षियों द्वारा हानि, छठा है मौसमी व्यवसाय, सातवां है भूमि की मात्रा का सीमित होना, आठवां है कम उपज पर भी खेती, नौवां है समुचित देख रेख संभव नहीं। ठीक है, इसका महत्व देखिए। प्रतिफल ह्रासमान नियम का इंपॉर्टेंस क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं, सैद्धांतिक महत्व और आपका व्यवहारिक महत्व, यानी जो आपका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है और आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है। तो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस में आप देख लीजिए माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत आधारित है और रिकार्डो का लगान सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। देखिए जो रिकार्डो का लगान सिद्धांत है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाता है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए हर बार पूछा जाता है 6 नंबर के क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी देखिए, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो यह आपका जो है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, व्यवहारिक प्रैक्टिकल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तो इसमें आपका उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों पर लागू होना, विभिन्न आविष्कारों के लिए उत्तरदायी। ठीक है, जनसंख्या के प्रवास के लिए उत्तरदायी, नियम पर रहन सहन का निर्भर होना। सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है कि प्रतिफल ह्रासमान एक विश्वव्यापी सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है और यह सभी राष्ट्रों में लागू होता है। फिर देखिए दूसरा नियम, देखिए पहला नियम तो आपको था प्रतिफल ह्रासमान नियम, दूसरा आपका नियम है प्रतिफल वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, यदि किसी उत्पादन कार्य में अल्पकाल में किसी स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन या साधनों की इकाइयां बढ़ाने पर उपादानों के अनुपात की अपेक्षा सीमांत उत्पादन में अधिक वृद्धि होती है तो उत्पादन में पाए जाने वाले इस वृद्धि को प्रतिफल ह्रासमान नियम कहते हैं। देखिए मेनली ये बताता है कि जैसे हमने प्रतिफल ह्रासमान नियम में देखा कि वहां पर हम मतलब जैसे लगा रहे हैं इकाइयां श्रम और पूंजी की, उसके हिसाब से जो हमें लागत हमको रिटर्न मिल रहा है वो घटते हुए मिल रहा है, लेकिन प्रतिफल वृद्धि में बढ़ते हुए मिलता है। इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। मार्शल क्या कहते हैं, श्रम तथा पूंजी में
वृद्धि से सामान्यतः संगठन में सुधार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रम तथा पूंजी की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। चैपमैन के अनुसार, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ये सारी आप चीजें पढ़ सकते हैं। चैपमैन क्या कहते हैं, किसी उद्योग का विकास करने पर जिसमें उत्पादन के उपयुक्त उपादानों में कोई कमी नहीं है, अन्य बातें समान रहने पर प्रतिफल वृद्धि नियम लागू होता है। यहाँ पर कुछ आप जो इल्यूस्ट्रेशन देख सकते हैं, इल्यूस्ट्रेशन जो आपके एग्जांपल्स हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए किसी कपड़े के कारखाने में, कोई भी कपड़े का कारखाना है जहाँ पर कपड़ा बन रहा है, उसमें श्रम तथा पूंजी की इकाइयों में वृद्धि करने पर कपड़े का उत्पादन निम्न प्रकार बढ़ता है। किस प्रकार बढ़ता है, इस आप टेबल में देखिए। यहाँ पर ये जो टेबल है, देखिए यहाँ पर है श्रम तथा पूंजी की इकाइयाँ, यहाँ पर है कुल उत्पादन मीटर में, चूंकि कपड़ा है तो मीटर में होगा, सीमांत उत्पादन ये भी मीटर में, ठीक है। तो देखिए, पहली इकाई लगा रहे हैं तो जो आपको उत्पादन मिल रहा है, कुल उत्पादन 50 मीटर मिल रहा है, और यहाँ पर सीमांत उत्पादन 50 मीटर, उतना ही होगा। दूसरी इकाई आप लगाएंगे तो जो कुल उत्पादन 110 मीटर, सीमांत उत्पादन 60 मीटर, देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। और जिसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा प्रतिपल ह्रासमान में, तो उसमें पहला लगाए तो मान लीजिए 50, दूसरा में 40, ऐसे कम हो रहा था, लेकिन इसमें बढ़ते जा रहा है। तीसरी इकाइयां लगा रहे हैं तो 185 मीटर आपका उत्पादन कुल मिल रहा है, टोटल प्रोडक्शन, सीमांत उत्पादन 75 मीटर मिल रहा है। चौथी इकाई आप लगा रहे हैं, फोर्थ यूनिट, तो 280 मीटर कुल उत्पादन मिल रहा है, और सीमांत उत्पादन आपका 95 मीटर मिल रहा है। और लास्ट पांचवी इकाई लगा रहे हैं, 400 मीटर आपका कुल उत्पादन मिलेगा, और 120 मीटर सीमांत उत्पादन मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए, अब पिछले वाले में वो घट रहा था, ये आप पहली इकाई लगाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए 50 है, 40, यहाँ पर 30, ऐसे यहाँ पर घटता जाएगा, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, मार्शल यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं कि एन इंक्रीज, यहाँ पर देखिए छठा वाला लाइन क्या है, एन इंक्रीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल लीड्स जनरली टू इम्प्रूव्ड organization which increases the efficiency of the work of labor and capital, ये मार्शल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, वही रेखा चित्र में स्पष्ट किया गया है नियम लागू होने के कारण। देखिए, तो यहाँ पर पहला कारण है उपादानों की अविभाज्यता, यानी इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, इनडिवाइजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, यानी उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। आंतरिक तथा बाह्य किफायतें, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर देखिए, श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। अगला आपका है नई नई उत्पादन विधियों का प्रयोग। फिर है नियम का क्षेत्र, यहाँ पर स्कोप क्या है, तो देखिए मार्शल के विचार में यह नियम विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लागू होता है, ठीक है। ये तो सही है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या देखा, जो प्रतिफल ह्रासमान नियम था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न था, वो कहाँ पर लागू होता है, जहां पर प्रकृति का दबाव अधिक होता है, ठीक है, जैसे कृषि पर। लेकिन आपको जो प्रतिफल वृद्धि नियम है, चूंकि ये कारखाना में लागू हो रहा है, इंडस्ट्री में, वहां पर मानव का जो है दबाव अधिक है, तो इसलिए वहां पर वृद्धि में वो नियम लागू होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्योग धंधों में प्रतिफल वृद्धि के देर तक लागू होने के कारण। तो देखिए कौन सा कारण होगा, पहले आपका होगा प्राकृतिक तत्वों का कम प्रभाव, दूसरा होगा श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण, तीसरा होगा कुशल प्रबंध, चौथा होगा साधनों की लोचदार पूर्ति, पांचवा होगा मशीनों का अधिक प्रयोग, छठा आपका हो जाएगा आंतरिक तथा बाह्य किफायतें, हमने ऊपर भी देखा है। फिर है नए नए आविष्कार, प्रशिक्षण की सुविधा, उपादानों को अनुकूलतम संयोग में जुटाने की सुविधा, ठीक है। अब देखिए आपका लास्ट नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, इसको बोलते हैं प्रतिफल या उत्पत्ति समता नियम। ये नियम क्या बताता है, देखिए यदि उत्पादन में, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि उत्पादन में उपादानों में वृद्धि करने से कुल उत्पादन भी उसी अनुपात में वृद्धि होता है, इसको प्रतिफल समता का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न जैसे हमने क्या देखा, पहले में देखा प्रतिफल जो घटती लागत का नियम है, बढ़ती लागत का, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रतिफल ह्रासमान नियम। उसमें क्या था, उसमें जो है आपको घटते हुए अनुपात में मिल रहा था उत्पादन, प्रतिफल वृद्धि में बढ़ते हुए अनुपात में मिल रहा था, लेकिन प्रतिफल समता नियम में आपको जो है मतलब सेम में ही मिलेगा, जितना आप इकाई लगाएंगे उतना ही आपको उत्पादन मिलेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स कॉस्ट में, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, यह देखिए, जैसा कि यहाँ पर ये तो आपका प्रतिफल वृद्धि नियम है, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप 50 एक इकाई लगाएंगे तो यहाँ पर मतलब ऐसे ही 50 50 50 ऐसे ही मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
अभी यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये जो आपका लास्ट है इस जो स्लाइड है इसमें आप पूरा चैप्टर जो है उसका रिवीजन हो जाएगा। देखिए जो प्रतिफल ह्रासमान नियम था पहला, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, उसी को बोलते हैं बढ़ती लागत का नियम, ठीक है। दूसरा आपका नियम था प्रतिफल वृद्धि का नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसको बोलते हैं घटती लागत का नियम। और तीसरा आपका था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, यानी समान लागत का नियम उसको बोल सकते हैं। फिर देखिए नियम के यहाँ पर देखिए प्रतिफल ह्रासमान नियम, हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं मास्टर स्लाइड की मदद से। देखिए प्रतिफल ह्रास नियम, जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उपादानों की मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन घटते हुए अनुपात में, देखिए मेन वर्ड है यही घटते हुए अनुपात में वृद्धि, तो वही आपका होगा प्रतिफल ह्रासमान नियम। इसकी मान्यताएं हम आपको बता चुके हैं कि कृषि कला में सुधार नहीं, सामान्य सतह एक उपादान तथा का स्थिर तथा अन्य उपादानों का परिवर्तन, चारों चीज हमको बता चुके हैं। नियम के लागू होने के कारण हमको बता चुके हैं, मछली पकड़ना, कृषि, खनिज उद्योग, सारी चीजें हमको बता चुके हैं। प्रतिफल ह्रास नियम अधिकतर कृषि पर ही क्यों लागू होता है, हम आपको प्राकृतिक कारण सारी चीजें बता चुके हैं। नियम के महत्व, सैद्धांतिक महत्व, व्यवहारिक महत्व सारे बता चुके हैं। प्रतिफल वृद्धि नियम ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जो हमको बढ़ती हुई लागत में मिलता है हमको उत्पादन, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिफल समता का नियम ये भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है आपका। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का लॉ ऑफ रिटर्न्स, प्रतिफल के नियम एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों नियम आपको पढ़ लेने हैं, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इस पीडीएफ के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आज ही पीडीएफ अपलोड होगा, वहां से डाउनलोड करके अपने पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, अपनी क्वेरीज आप पूछ के हमसे सॉल्व कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। कमेंट करते रहें, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 74% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो उसको आपको सही करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।